सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अभी लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि हम लोग बनारस से वापस आ गए, तो एक सवाल हो सकता है सभी के मन में उठा हो कि भाई मैं उसमें बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम और म्यूज़ियम का कोई वीडियो नहीं आया। तो जी हाँ, ये वही वीडियो है। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस। आई होप सभी लोगों ने ये बनारस की सीरीज़ एंजॉय करी होगी। सो गाइस, धमेक स्तूप के बाद हम लोग सीधे गए म्यूज़ियम। आई होप धमेक स्तूप वाला वीडियो सभी ने एंजॉय किया होगा, लेकिन दिक्कत ये हुई कि म्यूज़ियम के अंदर कोई भी किसी तरह का फ़ोन अलाउड नहीं था, सिर्फ कैमराज अलाउड थे। तो गोप्रो तो डिस्चार्ज हो चुका था, वो चार्जिंग लगा था, लेकिन किसी तरह समहाउ वी मैनेज टू हैव सम क्लिप्स ऑफ द म्यूज़ियम। सो अगर हम म्यूज़ियम के नाम पे जाएं तो म्यूज़ियम का नाम है पुरातत्व सारनाथ संग्रहालय। इन इंग्लिश वी कैन से दैट पुरातत्व म्यूज़ियम ऑफ सारनाथ। तो इससे सबसे पहले समझ में ये आता है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं और उनको धरती के तत्व से जो निकाला गया है, वो जो भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं। तो अगर स्ट्रक्चर पे जाया जाए या आर्किटेक्ट पे जाए म्यूज़ियम के, तो सबसे पहले म्यूज़ियम की एंट्री से अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा एक ग्रीन गार्डन मिलेगा देखने को। और उसी ग्रीन गार्डन से अगर आप थोड़ा सा आगे की ओर देखेंगे तो वहाँ पे आपको धमेक स्तूप भी साफ साफ दिखेगा, और जो मंदिर बना हुआ है भगवान बुद्ध का, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा पेड़ों से ढका हो, बट क्लियरली जो फोटो में आप लोग देख रहे हैं वो वहाँ से विजिबल होता है। सो अगर हम जैसे ही एंट्री लेंगे म्यूज़ियम में, तो सबसे पहले हमें सामने दिखेगा अशोक स्तंभ। अगर मैं रफली नॉलेज के बारे में बताऊं तो सभी को पता होगा सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया था, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप इसकी नॉलेज में जाएं तो सबसे पहले हमें 4 शेर देखने को मिलेंगे जो बैक टू बैक एक दूसरे के स्टैंड कर रहे हैं। यही नहीं, हमें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो इसमें एक बुल देखने को मिलेगा हमें, और एक हॉर्स देखने को मिलेगा, एक एलिफेंट और एक लॉयन और इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम इसकी मीनिंग पे जाएं तो इसलिए ये बनवाया गया था, ये रिप्रेजेंट करता है करेज, कॉन्फिडेंस, पावर और प्राइड को। और उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें सामने देखने को मिलेगा अशोक चक्र। हालांकि जो अशोक चक्र जो उस टाइम बनवाया गया था, जो एक कंप्लीट अशोक चक्र था, वो पूरी तरीके से वो निकाला नहीं जा सका कुछ कारणवश। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिप्रेजेंट किया है अशोक चक्र वहाँ पे, वो जितने ही पार्ट्स मिले हैं वो उतने पार्ट्स रिप्रेजेंट किए हैं। जो कुछ उसमें रह गया, यानी कि जो पार्ट्स उसमें रहे जो नहीं मिले, उसकी भी एक डायग्राम वहाँ पे बनाई गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगर हम म्यूज़ियम में, तो हमें एक अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि वहाँ मिलेगी देखने को। अभी की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो देवनागरी लिपि हमें मोस्टली कीबोर्ड्स में मिल सकती है, या जो लोग टाइपिंग मास्टरी करते हैं उनको कंप्यूटर में देवनागरी लिपि देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे, ये उस टाइम की देवनागरी लिपि है जो सबसे पहले ये लिखी गई थी, यानी कि यहाँ से देवनागरी लिपि ओरिजिनेट हुई थी। तो अगर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा अम्ब्रेला। जी हाँ दोस्तों, अम्ब्रेला ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये कोई एक नॉर्मल अम्ब्रेला नहीं है जो हम बारिश के दिनों में यूज़ करते हैं। ये एक सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर का जो बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये अम्ब्रेला उसका बना हुआ है जो आप फोटो में देख रहे हो। ये अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा अम्ब्रेला है, लेकिन अगर टाइम का कंपैरिजन करें तो ये 1st सेंचुरी का है। सोच सकते हो कितना पुराना अम्ब्रेला है। और वहीं से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक स्कल्पटिंग पिलर देखने को मिलता है। हालांकि एक चीज़ जो बहुत अच्छी देखने को मिली मुझे, वो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जैसे जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए वहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट दी हुई है कि वो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ हो जो वो नहीं देख पा रहे हैं उसको वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि देख तो नहीं सकते टेक्निकली, बट अगर वो ब्रेल स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं और क्या क्या वो चीज़ें वहाँ आसपास हैं उनके, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आगे हमें देखने को मिलेगा कोपिंग स्टोन विद रेलिंग पिलर। और अगर इसकी नक्काशी पे अगर ध्यान दिया जाए तो कितना बारीकी से इस पर काम किया गया है, क्योंकि अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो शायद से ऐसी डिज़ाइंस देखने को ना मिले, लेकिन इस कोपिंग स्टोन और रोलिंग पिलर पे जो काम हुआ है वो तो भाई एक तरह से देखते ही बनता है, वो अलग ही लेवल का काम हुआ है कतई। हालांकि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी म्यूज़ियम में देखने को जो मिली, जो कि कह सकते हो कि एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि जिनको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उनका पूरा बाकायदा ध्यान रखा गया है कि वो लोग भी कोई चीज़ मिस ना करें। जैसा कि फ़ोटो में आप लोग देख रहे हो, ये दी हुई है वहाँ पे एक ब्रेल स्क्रिप्ट।
तो इस वजह से दी हुई है कि जो भी हमारी संस्कृति थी या जो भी हमारा इतिहास रहा है, जो लोग थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो लोग भी देखें, समझें और जानें अपने इतिहास के बारे में क्या कुछ रहा है और क्या कुछ उनके आसपास है जो वो लोग नहीं देख पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन एटलीस्ट उन्हें उस चीज़ की जानकारी तो होनी चाहिए। और वहीं से अगर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 गलियारे बने हुए हैं, एक राइट साइड में आपको मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। तो पहले चलते हैं लेफ्ट साइड वाले गलियारे में। तो अगर हम जैसे ही लेफ्ट साइड वाले गलियारे में चलेंगे वहाँ हमें देखने को मिलेगा कुछ पुराने ज़माने के खिलौने कह सकते हो, या जो भी वहाँ के बच्चे उस टाइम पे खेलते थे और जो भी उस टाइम के वो जो टूल्स रहे होंगे जिन टूल्स का इस्तेमाल होता था, और जो यूटेंसिल्स यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ों में जो इस्तेमाल होती थी चीज़ें, वो जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई हैं वो सारी की सारी आप देख सकते हैं आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही होंगी। उसी में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक भगवान कार्तिकेय की मूर्ति हमें देखने को मिलेगी, और अगर बेटा है तो पप्पा तो होंगे ही। तो वहीं से अगर सीधे से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें भोलेनाथ की मूर्ति देखने को एक मिलेगी, जिसमें कि जो मूर्ति हमें दिखाई जा रही है अपने सामने, उसका मीनिंग ये है कि जो एक राक्षस था जिसे अंधका कहते हैं या अंधक भी कह सकते हैं, जो भी उस टाइम पे नाम वो रखा गया होगा, प्रोनाउंसिएशन में जो भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो भाई माफ़ कर देना यार, लेकिन अगर जो पढ़ने में आ रहा है वो राक्षस अंधका था। तो वो जो एंशिएंट टाइम में उसकी किलिंग हुई थी, यानी जो उनको मारा गया था राक्षस अंधका को महादेव द्वारा, उस चित्र को वहाँ पे वो दर्शाया गया है कि किस तरह से उसे राक्षस को मारा गया था। तो वो महादेव की मूर्ति बनी है, और ये जो मूर्ति है जब इसकी एजिंग निकाली गई थी तो ये मूर्ति करीब करीब 12th सेंचुरी की थी। भाई सोच सकते हो कि इतनी पुरानी मूर्ति को कैसे किस तरह से निकाला गया होगा और कितना बारीकी से उसमें काम हुआ होगा कि इतने सालों बाद भी वो मूर्ति एज इट इज़ वहाँ पे रखी हुई है और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हालांकि अगर थोड़ा सा और वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे एक मूर्ति देखने को मिलेगी अग्नि, जिसमें लिखा होगा, जिसमें अग्नि लिखा हुआ। हालांकि वो पूरी मूर्ति नहीं है, वो थोड़ी सी डैमेज्ड है, लेकिन कोशिश की गई थी कि पूरी तरह से वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, बट फॉर सो रीजंस वो पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाई, और जितनी हो पाई वो वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। बाकी आप अगर देखोगे तो और भी हमारे भारतीय सनातन धर्म के कई सारे आपको देवी देवताओं के वहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलती जाएंगी। कौन कौन से वहाँ स्कल्पचर्स थे उस टाइम के वो जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं, और जो करेंसी थी वो भी कई सारी वहाँ पे रखी हुई हैं जो उस टाइम यूज़ होती थी, क्योंकि अभी की तरह भाई वहाँ गूगल पे तो चलता नहीं था उस टाइम पे, ना ही फ़ोन पे, ना पेटीएम, और ना आप एटीएम स्वैप कर सकते थे। तो जो पुराने टाइम की वो जो करेंसी थी उस पे ही ज़्यादातर वो चीज़ें जो वहाँ पे यूज़ होती थी वही दिखाया गया है। तो भाई अब जब हम लोग वहाँ से निकल आए तो उसके बाद हमने देखी वहाँ की सबसे एक्साइटिंग चीज़, और सबसे एक्साइटिंग चीज़ में क्या देखा आप अपने सामने देखो। ये भाई सोना किसे नहीं पसंद है, अब चाहे वो सोने वाला सोना हो या पहनने वाला सोना हो, लेकिन जो ये सोना रखा है ये कुछ स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो ये है उस ज़माने का सोना। इसे स्वर्ण वीथी भी कहते हैं, जो वहाँ पे लिखा हुआ तो मैं बता रहा हूँ स्वर्ण वीथी। और जो ये आपको फ़ोटो सामने दिख रही है अपने, इसमें एक एक डिटेल दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स के अंदर, ये पर्टिकुलर जो ये रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि भाई है तो सोना ही और किसकी नीयत कब ख़राब हो जाए ये तो कहा नहीं आ सकता। बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखें तो जो सोना ये चमक रहा है कुछ एकदम अलग तरीके से दिख रहा है, और जैसे जो हम आज के समय में सोना देखते हैं ये उस जैसा तो नहीं है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर बात की जाए उस ज़माने की जो अभी तक ये ऐसे प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि उस टाइम से तब तो ये ज़मीन के अंदर ही दबा हुआ रहा होगा और कितनी बारीकी से इसे निकाला गया होगा। आप देख सकते हैं इस फोटो में जो सामने स्क्रीन पे है उसमें बताया गया है क्लियरली कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, या कौन कौन सा मटेरियल है, या कौन सा ऑब्जेक्ट है, या कौन सा मिनरल है, या कौन सा स्टोन है जो इसमें दिखाया गया है। और जो भी ज्वेलरी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है वो कितना अच्छे से
प्रिजर्व की गई है और कितना ही बारीकी से उस पर काम हुआ है। हालांकि काफ़ी दूर से ये देखने को मिलता है। ये फ़ोटो तो मैंने जूम करके ली थी, लेकिन जो चीज़ वो आप अपनी आंखों से अपने सामने देखोगे उतनी क्लैरिटी हम लोग फ़ोटो में नहीं दर्शा सकते हैं। क्योंकि भाई अगर हम कितना भी अच्छा कैमरा यूज़ करें या कितना भी अच्छा लेंस यूज़ करें, वो मैक्स टू मैक्स कितने मेगापिक्सल्स का होगा, 30, 32, 35। और अगर लेंस क्वालिटी पे जाएं तो सोनी अल्फ़ा या किसी भी का होगा। लेकिन जो चीज़ हमारी आंखें देखेंगी, जितनी बारीकी से हमारी आंखें देख सकती हैं, तो वो तो खैर नहीं दर्शाया जा सकता। लेकिन कोशिश पूरी थी। और जो फ़ोटो मैंने रिप्रेजेंट की वो उस टाइम का ज्वेलरी थी और उस टाइम का जो भी सोना, और जो घड़ा में ये भर के रखा हुआ है, सोच सकते हो घड़े में कितना भरा हुआ होगा अंदर, या फिर ऐसे ही मिट्टी रखी उसके अंदर ऊपर रख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मर से मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये एज़ इट इज़ ऐसे ही निकला था और उसे एज़ इट इज़ ऐसे ही यहाँ पे ला के रख दिया गया है, जिससे कि जो भी वहाँ की उस टाइम की चीज़ें थी उसकी रियलिटी से कोई छेड़छाड़ ना हो और वो जैसा का तैसा था उसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाए सभी के सामने। तो भाई ये था कुछ म्यूज़ियम के अंदर का दृश्य। हालांकि अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और चीज़ें कुछ बाकी हैं इस वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें पहले म्यूज़ियम से एग्ज़िट लेना पड़ेगा। और अगर जैसे आप म्यूज़ियम से एग्ज़िट लेंगे, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो उधर से ये पहले पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि पहले जो मेन म्यूज़ियम है उसको देखा जाए। तो हम लोग एग्ज़िट लिए और फिर जब लेफ़्ट साइड में गए, क्योंकि राइट साइड तो क्लोज था पूरा, और लेफ़्ट साइड में गए तो वहाँ पे एक गलियारे टाइप की एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है। उस गलियारे में जब आप अंदर जाएंगे तो देख सकते हो फोटो में एक पूरा गलियारा है जिसमें कुछ स्टोन के आर्टिकल्स रखे हैं, कुछ स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। तो अगर मैं क्लियरली बताऊं तो वो ये चीज़ें जो रखी हैं वो स्टोन ग्रेविंग्स रखी हुई हैं, और जो पिलर्स उस टाइम पे यूज़ होते थे वो खैर पूरे पिलर्स तो नहीं है जितने उसमें से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, वो पिलर के छोटे छोटे वहाँ पे पार्ट्स रखे हुए हैं। और जो भी वहाँ पे उस टाइम के वॉलपेपर्स होते थे, खैर इस टाइम जैसे वॉलपेपर्स नहीं होते थे, तो उस टाइम क्या होता था कि वॉल पे ही डिज़ाइन बनाई जाती थी बाकायदा। ताजमहल का किस्सा जानते हो कि सब लोग कि सफ़ेद मार्बल पे जो है उसने बनवाया और फिर हाथ कटवा दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें ऐसे सच कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ें बनाई गई हैं, आप अगर क्लियरली देखा जाए तो उस टाइम की जो नक्काशी थी या कितनी बारीकी से उसमें काम हुआ है, उसकी सुंदरता तो भाई देखते ही बनती है। अगर सामने से देखा जाए तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। जो भी वो पिलर्स हो या आर्किटेक्चरल कोई डिज़ाइंस हो, अगर आर्किटेक्चर पे जाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है आर्किटेक्चर पे। उससे ज़्यादा मेहनत की होगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने, कि बिना कोई उसको नुकसान पहुंचाए उस चीज़ को एज़ इट इज़ निकाला जाए और बहुत ही ध्यान से निकाला जाए। हालांकि जो हम लोग देखते हैं कि अपने सामने जो रिप्रेजेंट हो रखा है कि तो ये ऐसी चीज़ है, ये वैसी चीज़ है, एक बार सोचा जाए कि अगर इसको कोई बहुत पुरानी 20-30 हज़ार साल पुरानी चीज़ है, उसको बहुत प्यार से निकाला जा रहा है या फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कहीं से, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करना पड़ेगा कि उसकी कोई भी चीज़ को आप हार्म ना करें या उसकी जो रियलिटी है उसे कोई ठेस ना पहुँचे। ये था कुछ एक पूरा म्यूज़ियम का एक टूर कह सकते हो, या फिर म्यूज़ियम के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो। जैसा मैंने कहा था कि म्यूज़ियम जाएंगे तो म्यूज़ियम के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा और एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कहते हो अच्छा तो नहीं लग रहा, पर हमारी बनारस ट्रिप का ये लास्ट एपिसोड है और यहीं इसी के साथ ये सीरीज़ का एंड करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना अगली ट्रिप कहाँ मारी जा सकती है। और अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो भाई शेयर ज़रूर करना, और इस वाली स्पेशल वीडियो में कमेंट करके बताना कि अगली ट्रिप कहाँ मारनी चाहिए। क्या वो लद्दाख हो सकती है, या वो स्पीति हो सकती है, या वो नॉर्थ ईस्ट हो सकती है, या फिर अभी क्यों बताए, तो वेट करो गाइस थोड़ा सा, तो जल्दी बताया जाएगा। या फिर आप लोग बता सकते हो जिस भी जगह के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे अगली ट्रिप वहीं की बनेगी। फिर ये तो खैर अब बात है, तो दबा के कमेंट्स मारो, भर कमेंट्स करो जहाँ की भी अगली ट्रिप देखनी हो। और जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हर हर महादेव।